नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम कोरोना को लेकर तमाम सारे अपडेट्स आपके समक्ष लेकर आते रहे हैं। साथ ही कोरोना से जुड़े कुछ कोरोना वीरों से आपको मुलाकात करवाते हैं। लेकिन मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ, जो कभी सामने निकल कर ही नहीं आता और इतने बड़े-बड़े काम शहर के लिए करता है, जिसका कोई जवाब नहीं। मैं मुलाकात करवा रहा हूँ आपकी राकेश जैन से। सिटीज़न कॉप के फाउंडर हैं राकेश जैन, एक आईटी कंपनी चलाते हैं। सिटीज़न कॉप कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह से सिटीज़न कॉप को आगे बढ़ाया, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल राकेश जी, स्वागत है आपका आप हमारे इस कार्यक्रम जी, नमस्ते। में। मेरा राकेश सौभाग्य जी आपसे जी, बात कर पा रहा हूँ। एक बात समझ में नहीं आई। मैं आपके बारे में जब जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, सिटीज़न कॉप एक ऐप आपने बनाया, पुलिस को दिया और पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको काफ़ी सफलतापूर्वक चलाया और साथ में देश के अन्य हिस्सों में भी वो सिटीज़न कॉप ऐप चल रहा है। तो जी। लेकिन आप कभी लाइमलाइट में नहीं आते, कभी सामने नहीं आते, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, बट वैसे भी ये सिस्टम जो बनाया था उसमें जो मैंने एक सोच थी उसको एक मूर्त रूप देकर के सिस्टम के हवाले किया है, प्रशासन, पुलिस सबके हवाले किया है। और चूँकि सारी एक्शंस जो है वो तंत्र के द्वारा होती है, तो एज़ सच मेरा कोई रोल रह नहीं जाता है और वैसे भी कुछ चीज़ें पीछे रहकर की जाएँ तो उसकी सफलताएँ ज़्यादा होती हैं। ये बात तो सही है कि जब सामने आते हैं तो तमाम सारी अड़चनें आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर बहरहाल अ, आप अपनी जो आईटी कंपनी चलाते हैं और मुझे नहीं लगता कि सरकारी कामों में अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कई सारे जो आपने ऐप बनाए वो तो शहर के हित के लिए बनाए हैं, शहर की सुविधा के लिए बनाए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपने सोचा होगा। नहीं जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद रहा कि शुरू से भावना जो है वो देने की रही। मतलब जो एक हमेशा एक फ्रेज़ अपन सुनते हैं जॉय ऑफ गिविंग, पर जब वो शुरू किया तो उसका जो जो आनंद आया उसकी अकल्पनीय टाइप का आनंद था। और जब आप देखते हैं कि आपके किसी किसी इनिशिएटिव से, आपके किसी प्रयास से यदि मासेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो फिर उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और मेरे पास लकीली ये रहा कि चूँकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी कंपनी होने के कारण से उसी तकनीक का यूज़ करते हुए किसी भी एक इनिशिएटिव को मासेस तक पहुँचाने का एक फ़ायदा मुझे मिल पाया। तो ये एक काफ़ी अच्छा रहा। सिटीज़न कॉप को तो बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली। मैं इंदौर, मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे हिस्सों में भी ये लागू किया गया। जी, छत्तीसगढ़ विशेष रूप से मैं उल्लेख करूँगा, हालाँकि महाराष्ट्र के भी कई सारे ज़िले और उत्तर प्रदेश के कई ज़िले इवन जैसे वाराणसी जैसे जो ज़िले हैं, प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर भी सिटीज़न कॉप की शुरुआत हुई और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक उपयोग किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और इवन आम नागरिक के द्वारा। क्या लगता है सिटीज़न कॉप तो आपने बनाया, साइबर को लेकर भी आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, उसको लेकर भी ऐप बनाया है। नगर निगम की राशन की व्यवस्था सुधारने के लिए, ई-पास के लिए, कोरोना क्राइसिस के लिए, कोरोना अलर्ट के लिए, कई सारे तमाम सारे ऐप आपने बनाए हैं, तमाम सारी आईटी फैसिलिटीज़ दी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये और हाँ, इन सब के अलग हट के सबसे बड़ी बात जो है वो कोरोना कॉप किचन आपने बनाया, उसकी परिकल्पना कैसे हुई? पहले तो मैं जैसे कॉप के बारे में आपको बता दूँ, हम लोग सिटीज़न कॉप के बारे में बात करें तो कॉप जी, से जो लिटरल मीनिंग उसका सिर्फ़ पुलिस नहीं है। कॉप से जो मेरा उद्देश्य हमेशा अभिप्राय रहा है ज़िम्मेदार नागरिक। मैं हमेशा कहता हूँ कि बी ए रिस्पांसिबल सिटीज़न, बी ए सिटीज़न कॉप। क्योंकि जब इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2012 के आसपास की थी, काफ़ी अच्छा मुझे सहयोग मिला, जो अधिकारी यहाँ पर थे उनका काफ़ी बहुत ही विशेष सहयोग मिला और उस समय भावना यही थी कि हम सिस्टम को कोसने के बजाय हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। सही अभी बात। जो मेरे पास है यदि मैं कुछ कर दूँगा तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हमेशा सरकार ने ये नहीं किया, तंत्र ने ये नहीं किया, प्रशासन ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया। उन शिकायतों से दूर हट के हम ये देखें कि मैं एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ ए आम नागरिक, एज़ ए सिटीज़न मैं क्या कर सकता हूँ। और एक भावना उस समय ये भी थी कि जब किसी व्यक्ति को एक कोई अधिकार दिया जाता है तो उसे बड़ी गौरव की अनुभूति होती है। तो हमने ये कोशिश की कि हर आम व्यक्ति यदि अपने आप के अंदर एक पुलिस को पहचाने, एक ज़िम्मेदार नागरिक को पहचाने, तो ही हम शायद समाज की दिशा बदल सकते हैं, बजाय कि हम सिर्फ़ सरकारी तंत्र पर या शासन के ऊपर या सरकार के ऊपर निर्भर रहने के। आपने बहुत जी, अच्छी बात कही है कि हर आदमी को सरकार से शिकायत होती है, लेकिन उसने जी। अपने देश, उसने प्रदेश, अपने शहर के लिए क्या किया है, इसको भी सोचने की ज़रूरत है और आपने उसी भावना को अंगीकार करते हुए शहर के लिए सिटीज़न कॉप जैसे ऐप की बात कही है। अब आप कोरोना को लेकर भी बात करें। तो जब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बाद जब लॉकडाउन की बात आई थी,
तो पहले ही दिन से मेरे दिमाग में ये था कि कई सारे लोग जो है, इवन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके दिमाग में भी ये था कि किस तरह से इसका इफ़ेक्ट आएगा और कई सारे लोग बेरोज़गार हो जाएँगे या उनको कुछ समय के लिए खाने-पीने की बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोस्तों से, मेरे परिवार से मैंने जब बात किया, तो सबका इतना सहयोग रहा और हमने दूसरे दिन से ही हमने कोरोना कॉप किचन की शुरुआत की। और शुरुआत में ही पहले दूसरे दिन हम लोगों ने करीब 1800 के आसपास लोगों के फूड पैकेट्स, गरम खाना, ताज़ा व्यवस्थित खाने की हमने शुरुआत की। और चलते-चलते ये कारवां ऐसा चलता गया कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में अब हम इस स्थिति में हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों एरिया में कोरोना कॉप किचन हम लोगों ने चालू किए हैं, सिटीज़न कॉप फाउंडेशन के बैनर पे। और प्रतिदिन हम लोग 6500 से 7000 गरम खाना मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा आप पैकेट्स बाँट चुके हैं। मुझे लग रहा है कि और अभी शायद संख्या और ज़्यादा हो गई, मैं थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं ये प्रतिदिन का बता रहा हूँ। प्रतिदिन अब जो है 6500-7000 के आसपास ही, और अभी तक हम लोग करीब पौने 2 लाख फूड पैकेट से ज़्यादा हम लोग मील्स जो है सर्व कर चुके हैं उन ज़रूरतमंदों को। और उसमें भी ख़ास बात ये रही कि उसमें पुलिस विभाग का, प्रशासन का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि शुरू से ये धारणा थी कि अपने वॉलंटियर्स को यदि हम सड़क पर यदि भेजते हैं, तो शायद वो भी कोई रिस्क कैरी करते हैं या व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो शुरू से ही पुलिस का हमें सहयोग मिला कि हर पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ हमारे किचन पर आकर के अपने फूड पैकेट्स ले लेती हैं। और चूँकि वो गाड़ियाँ पुलिस की, नगर निगम की गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलरेडी पेट्रोलिंग करती रहती हैं शहर में, तो उन्हें मालूम है कि कहाँ पर ज़रूरत है और वो अपनी गाड़ी में 50-100 पैकेट्स रखते हैं और जब कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सही इसमें बात। सिस्टम भी मेंटेन रहा और ज़िम्मेदार और जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये वितरण भी हो सका। सही बात है, नहीं तो इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के आड़ में भी कई सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं और अव्यवस्था होती है, उससे बीमारी फैलने का खतरा भी होता है। सही निर्णय रहा जी। आपका। कोरोना को लेकर आपने कई सारी चीज़ें निकाली। सेल्फ कोरोना टेस्ट का असेसमेंट की भी आपने बात कही, उसको लेकर भी आपने एक लिंक दी है जिस पर जाकर आदमी अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, बड़ी बात है। आज जब लोग जी। डरे हुए हैं कोरोना से, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए, घर में बीमार होते हुए भी इस बात की उनको डर सता रहा है कि यार कभी कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तब आपने एक बहुत अच्छी सुविधा दी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी, विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इस लिंक का जो है वो अमेरिका के एक शहर में बड़ा ही उपयोग हुआ। जी, और ये उस समय की बात है जबकि सिम्प्टोमेटिक चीज़ें आती थी, तो वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद से और सैन एंटोनियो शहर के मेयर जो हैं, उनकी मदद से हम लोगों ने इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया। और मुझे बताते हुए खुशी है, करीब-करीब 65,000 लोगों ने 2-3 दिनों में ही इसे यूज़ कर लिया था। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि यदि जो सिर्फ़ शंका, बेसिक शंका के दौर पे यदि आदमी को घबराहट होती है, तो उस टेस्ट के थ्रू एक पहली स्क्रीनिंग कर सकता है और इससे हमारी टेस्टिंग किट की उपयोग की संख्या बच सकती है। क्योंकि आज के दिन मतलब जो अभी इस समय इस बीमारी के साथ एक गंभीर समस्या ये भी है कि टेस्टिंग किट की भी बहुत कमी थी। हालाँकि अब बीमारी का स्वरूप बदल चुका है, अब एसिम्प्टोमेटिक चीज़ें भी आ रही हैं, तो अब वो शायद टेस्ट उतना उपयोगी नहीं रह गया है, जितना शुरुआती दौर में था, जबकि बुखार है या फिर आपका ट्रैवल हिस्ट्री या उस तरह की चीज़ों के बारे में लिया हुआ था। बट अब समय के साथ-साथ अब वो उस टेस्ट का उपयोग खत्म हो गया, पर शुरुआत में उस टेस्ट ने बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाए और कई सारी टेस्टिंग किट्स को हम व्यर्थ उपयोग में लाने से बचा सके। सही बात है। इसके बाद मैं कोरोना का एक राशन है को लेकर आपने और स्वच्छता को लेकर भी ये अपना है, वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन राशन वाला, कोरोना वाला राशन वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जिसमें बहुत सुविधा हुई लोगों को घर-घर राशन पहुँचाने की। हाँ, वो भी बेसिकली उसमें सिटीज़न कॉप ने एक इंटरफ़ेस का काम किया है। वैसे तो जिला प्रशासन और नगर निगम की एक अनूठी पहल थी। इसमें हमारे कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी और आशीष जी दोनों का ही एक बहुत ही बेहतरीन उसका समन्वय था। और ये बस था कि चूँकि सिटीज़न कॉप को काफ़ी नागरिक जो है इंदौर में और कुछ शहरों में यूज़ करते हैं, तो उसको सिर्फ़ एक इंटरफ़ेस की तरह यूज़ किया और उसका काफ़ी सफलतापूर्वक उपयोग किया और एक फ़िक्स्ड वैल्यू पैक को काफ़ी मतलब न्यूनतम दर में कई लोगों तक पहुँचाया। तो जो शुरू-शुरू के पैनिक जो टाइम था, उस समय पर इसने मदद काफ़ी करी उन लोगों को। कोरोना क्राइसिस को लेकर भी कुछ आपने काम किया, तमाम सारे अलग-अलग ऐप कोरोना को लेकर बताए हैं, तो मैं उस पर भी जी। थोड़ी-सी जानकारी ले लेना चाहता हूँ ताकि लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि आपने कोरोना को लेकर इतनी सारी चीज़ें की हैं कि निश्चित तौर पर हर चीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए लाभदायक है। जी। नहीं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा सहयोग मिलता रहा, चाहे हमारे कमिश्नर हों, चाहे कलेक्टर साहब हों या डीआईजी साहब हों, सभी लोगों का।
तो कोरोना क्राइसिस के बारे में जो हमारे जो आईजी विवेक शर्मा जी हैं, उनकी ये सोच थी कि किस तरह से हम लोगों को पैनिक कम कर सकें, या कोरोना संबंधित जो जानकारियाँ कोई व्यक्ति देना चाहता है तो उसके लिए एक कंट्रोल रूम में व्यवस्था की जाए। तो कोरोना क्राइसिस नाम का एक फीचर उसमें ऐड करके, उसमें जितनी फेक न्यूज़ हैं या कहीं पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो वो चीज़ें हैं, या इवन मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी कोई आदमी चाहे तो उस पे सूचित कर सकता है। ये सब सुविधाएँ जोड़ी और पुलिस कंट्रोल रूम में एक अलग से टीम बिठा करके उसको मॉनिटर करने के लिए छोड़ा गया। ताकि उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक इंटरफ़ेस जो कई लोग यूज़ करते हैं, यदि वो इंटरफ़ेस खुद ही कई सारी परेशानियों को लोगों को हल कर सके, किसी की भ्रामक जानकारी हो या इवन जैसे साइबर की चीज़ें आती हैं, तो व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करना, ना करना, इस तरह की जो टिप्स हैं, उस तरह की चीज़ों वो सब करते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि हम किस तरह प्रशासन को सहयोग कर सकें, ताकि इस कठिन समय को अच्छे से अच्छे तरीके से निकाला जा सके। अच्छी बात कही। कल मुझे एक किस्सा एक याद आता है, राकेश भाई की किसी का फ़ोन आया कि भाई वो रेस्टोरेंट का नाम लिया और वो तो ऑनलाइन थाली डिलीवर कर रहा है। तो जी, मैं ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रशासन ने किसी को इसकी अनुमति नहीं दी है। बीइंग ए जर्नलिस्ट हम लोगों के पास सूचना आम आदमी से थोड़ी-सी जल्दी आ जाती है और ज़्यादा आती है। तो जब मैंने उनको कहा कि चलो आप मुझे, बोले वो तो डिलीवर कर रहा है, इतने पैसे ले रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि लाओ मुझे आप नंबर दो। तो मैंने उस नंबर पर जब कॉल किया, चूँकि मैं बहुत सारे ऐसे किस्से सुन चुका था आप लोगों के माध्यम से, सब आईटी एक्सपर्ट्स बताते ही थे और पेपरों में भी इस तरह के किस्से आते थे, कि ये सब फ्रॉड्स जी। होते हैं। तो जब मैंने इस संबंध में बात की तो जब जिस व्यक्ति ने का नंबर था तो वो अ, बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहा था उससे मुझे आभास हो गया कि ये सब फर्जी लोग हैं जो साइबर क्राइम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी जानकारी हो गई, किस्सा हो गया जो हमारे ज़हन में आया। लेकिन इसकी आड़ में किस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है वो आप ज़रूर बताइए? जो प्रमुख चीज़ें हैं वो तो किसी लिंक को क्लिक करने से होती हैं। जी, तो 2 टिप्स हमेशा हम देते हैं, जो साइबर पुलिस भी देती है, जिला पुलिस भी देती है, कि व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस में कई सारी भ्रामक जानकारियाँ और कोई लिंक होती है जिसको आपको प्रोवोक किया जाता है कि इस लिंक को क्लिक करें, इसमें चमत्कार हो जाएगा या इसके थ्रू लॉटरी खुल जाएगी या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एनिमेटेड दिखेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और लिंक को क्लिक करके ही कोई व्यक्ति आपके मोबाइल में प्रवेश कर सकता है, आपके मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है। और होता यूँ है, अमूमन 2 तरह की चीज़ें हैं। जनरली मैं बहुत बेसिक जो 2 टिप्स मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, कि या तो किसी लिंक को क्लिक करना और या फिर ओटीपी या पासवर्ड को शेयर करना। इन 2 चीज़ों पे यदि कोई आदमी नियंत्रण कर ले संयम के साथ में, तो वो 99% इस तरह के होने वाले फ्रॉड से बच सकता है। कई सारे, जैसे अभी इस समय जब इस तरह के क्राइसिस की बात चल रही है, बहुत सारे सहयोग की बात चल रही है, तो लोगों ने इसको भी अपॉर्च्युनिटी की तरह लेने की कोशिश की है। कई लोग रिलीफ फंड के नाम पर लिंक भेज रहे हैं कि ये इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचेगा, या इस फंड को इस तरह उपयोग किया जाएगा। पर इस तरह की कई सारे लिंक्स जो हैं वो फेक हैं, और वो आपके अकाउंट की डिटेल्स लेकर के या कुछ करके आपके बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। या जैसे ऑनलाइन डिलीवरी की बात आपने करी वो है, या लॉटरी की बात है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, जिसके कारण से काफ़ी तकलीफ हो जाती है। क्या लगता है इस समय ये दौर थोड़ा चल रहा है, लंबा चल गया है, थर्ड फेज़ लॉकडाउन का स्टार्ट हो गया है। जी। आप चूँकि तकनीकी एक्सपर्ट हैं और आपके पास डेटा भी काफ़ी सारा शहर का होता है। तो जी। इंदौर शहर के सूरत-ए-हाल की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति लग रही है? क्या 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, ऐसा लगता है? अब इस बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है। बस 1-2 जो चीज़ें कॉमन सेंस एक समझदार व्यक्ति को होना चाहिए, कि इस समय तो हम सख्ती के दौर में रह रहे हैं, तो हम काफ़ी हद तक सेफ हैं, जब किसी से नहीं मिल रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन जल्दी खुलने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनको जीवन शैली को कैसे चेंज करना है। बिकॉज़ असली खतरे तो उसके बाद होंगे, जबकि प्रशासन का उतना नियंत्रण नहीं रह जाएगा, और ये बीमारी पूरी तरह खत्म तो नहीं होने वाली है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी, कि जी। चाहे वो 17 मई हो या एक्सटेंडेड कोई भी डेट भी होती हो, तो एक किसी डेट पर बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। हमें इस बीमारी से लगातार लड़ना पड़ेगा। तो ये है कि अपनी जीवन शैली को हम लोग चेंज करें, जो इस समय हमने सीखा है। मैं तो बल्कि इस लॉकडाउन को काफ़ी अच्छा मानता हूँ। इस समय सभी लोगों को एक अलग तरह से जीने की आदत सी पड़ गई है। तो यदि हम इसी तरह से अपने जीवन शैली को यदि आने वाले कुछ महीनों में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएँगे। और समय रहते प्रभु करे कि ये बीमारी का प्रकोप भी धीरे-धीरे महीने 2 महीने में खत्म होना शुरू हो या कम होना शुरू हो। आईटी फील्ड से आप जुड़े हैं, तो आईटी फील्ड से जो लोग लगातार काम करते रहे हैं, उनको जी, प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूँ, वर्क टू होम का कल्चर तो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। लेकिन फिर भी जी, कई बार लोगों को ऑफ़िस भी जाना होगा।
तो ऐसी स्थिति में प्रिकॉशंस किस तरह से लिए जाए? और प्रिकॉशंस के लिए तो कई सारे जो व्हाट्सएप पे भी ज्ञान काफ़ी है, और वैसे भी हम लोग समझ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम चीज़ों को टच करना और सैनिटाइजिंग, ये 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं। क्योंकि जैसा मेडिकल एक्सपर्ट्स, मैं तो खैर मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो जितना कुछ समझा है कि आँख से, कान से, नाक से, मुँह से, इस तरह की चीज़ों से इन्फेक्शन की संभावना रहती है। तो हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोज़ ना होने दें, या बार-बार हाथ धोते रहें। सैनिटाइजिंग के बजाय भी हम लोग यदि हाथ धोने का प्रावधान उपलब्ध हो तो हम ज़्यादा हाथ धोने के ऊपर फ़ोकस करें, बजाय सैनिटाइजिंग ज़्यादा करने के। और मुझे आईटी का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ें उन लोगों को, उन बिज़नेस हाउसेज़ को, उन बिज़नेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा ध्यान रखने की होती है, जो रिटेलर्स हैं, जिनके यहाँ पर कपड़े की दुकान है या सामान की दुकान है, जहाँ पर बगैर टच किए किसी चीज़ को लेना-देना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है उनके लिए सावधानियाँ और सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, जभी भी लॉकडाउन खत्म होता है। क्योंकि जीवन को सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। उस चीज़ को, अपने आप को मोल्ड करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और ये मेरा सुझाव है। एटीएम मेरे ज़हन में बार-बार घूम रहा है। एटीएम को लेकर क्या वहाँ एटीएम सेफ है? हाँ, एटीएम के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसमें वही कहा गया है कि या तो ग्लव्स पहन करके, या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, या मिनिमल तरीके से चीज़ें, मशीनों को टच करते हुए हम लोग यूज़ करें, क्योंकि कुछ चीज़ों से बच नहीं सकते हम लोग। हम लोग अभी अपने घरों में हैं, वहाँ तक ठीक है, पर जैसे ही जभी भी लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें, आपको, सबको कभी न कभी, कहीं न कहीं निकलना होगा। चाहे हम निकलने की फ्रीक्वेंसी कम कर दें, पर अब जीना है तो हमें निकलना भी पड़ेगा, सामान को भी टच करना पड़ेगा। यदि आप घर में भी रहते हैं, तो भी आपके घर में बेसिक कुछ ग्रोसरी है, या बेसिक फ्रूट्स हैं, या बेसिक वेजिटेबल्स तो आएँगी ही आएँगी। तो एक ही तरीका है कि आप मिनिमम चीज़ों को टच करने की कोशिश करें। तो जैसा एटीएम के बारे में आपने कहा, हमारे यहाँ अमूमन आदत होती है कि अपन जभी भी खड़े होते हैं तो इधर-उधर हाथ हम लोग टच कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस करना है, आप सिर्फ़ अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए स्लॉट में डालें, निकाल लें, मिनिमम चीज़ों को टच करें। या जो बटन्स उसमें रहते हैं, उन बटन पे या तो सैनिटाइज़ कर लें, या उस समय किसी पेपर का या किसी और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, ताकि इसके पहले इस्तेमाल किए हुए व्यक्ति के द्वारा यदि वो बाय चांस इन्फेक्टेड हो गया है, तो आप उस वायरस को कैरी ना कर पाएँ। सही बात है राकेश जी, आपने बहुत सारी अच्छी और उम्दा जानकारियाँ दी है। और जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शहर के आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, जो शहर के हित में, शहर के लोगों के लिए तमाम सारे काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। और जो आपने कोरोना कॉप किचन जो बनाया है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है। और कई सारे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कई सारे काम जो कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए, चाहे वो उनके घर राशन की व्यवस्थाओं को जुटाने का काम हो, कुछ उस पर सब्सिडी वाला काम भी कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है, और आप इतने सारे थैंक यू। काम कर रहे हैं, लोगों तक इतनी सारी सुविधाएँ पहुँचा रहे हैं, तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका शहर की जनता का। इसमें बीच में रोकना चाहूँगा कि इसका सबका श्रेय मुझे अकेले को नहीं जाता। ये पूरा एक टीम वर्क है। जैसे जो डिस्काउंटेड राशन है, उसमें जिला प्रशासन, नगर निगम का एक बहुत ही अनूठी पहल थी। राशन सप्लाई करने वाली टीम अलग है। इवन कोरोना कॉप किचन के बारे में मैं बताऊँ तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं। मतलब इंदौर की प्रतिष्ठित आईटी कंपनीज़, इम्पेटस, इन्फोबीन्स, वैल्यू लैब्स, एसटीपीआई, कई सारी, मैं संस्थाओं के नाम नहीं ले सकता, अलग-अलग तरीके से लोगों ने छोटा-बड़ा राशि का सहयोग दिया, और तभी हो पाया है। तो मैं तो बल्कि कहूँगा कि ये इस समय पावर ऑफ टुगेदरनेस दिखाने का है। मीडिया बंधुओं ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे स्वयं के जो मामा जी हैं मिस्टर नरेश रंधर, वो इतना इफेक्टिवली इस किचन को चलाते हैं पूरी तरह से। तो उस टीम को बांधे रखना, जो 25-25 लोगों की जो दोनों टीम दोनों किचन में काम करती है, गर्मी में, दिन भर पूड़ियाँ तलते हुए, उनका मनोबल बढ़ाए रखना। तो ये अकेले मेरा काम नहीं है, ये पूरा एक बहुत पीछे एक बहुत बड़ा बैकअप है, जिस कारण से ये संभव हो पाया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके सामने बैठा ज़रूर हूँ, उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, बट इसमें बहुत सारी संस्थाएँ, व्यक्तिगत और कई लोगों का सहयोग है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब टीम का कप्तान या भरोसेमंद साथी हो, तभी किसी काम को पूरा किया जा सकता है। आपका भरोसा उन सब लोगों का भरोसा है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद तो आपको दे सकते हैं, और हमारा धन्यवाद आप उन सब तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल राकेश जी, आपने बहुत उम्दा जानकारियाँ दी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, बहुत-बहुत आभार आपका, आपके साथ बात